So have a peaceful good morning to all of you. I am Neil Chaudhary from class 10th B ASUSC. So today I am here to present you a very most important topic in class 10th history, which is non-corporation movement. The non-corporation movement is a movement led by Gandhi ji and introduced by Gandhi ji with the principle of satyagraha. So here we start. So in 1915, Mahatma Gandhi ji returns from Africa with the principle of satyagraha. So basically, what is satyagraha? Satyagraha is very important in building of non-corporation movement, as satyagraha is a foundation for non-corporation movement. So satyagraha is a thinking. सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी की एक सोच थी, जिसमें वो कहते थे कि नॉन कॉर्पोरेशन, जिसमें वो कहते थे कि अगर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोई भी हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है. उसके लिए हम पीसफुल प्रोटेस्ट करके हम जो इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं. तो ये था सत्याग्रह प्रिंसिपल. जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो उन्होंने भारत का भ्रमण किया और देखा कि क्या समस्याएं हैं भारत में. उसके बाद उन्होंने अपने इस प्रिंसिपल को, सत्याग्रह प्रिंसिपल को काफ़ी जगह इम्प्लीमेंट किया, जिसमें सबसे पहले आता है चंपारण. तो पहले हम चंपारण की सिचुएशन समझते हैं. चंपारण में ये सिचुएशन थी कि वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर्स को फोर्स करते थे इंडिगो उगाने के लिए. तो इंडिगो जब वो उगाते थे, उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी जिसे हम तीन कथिया सिस्टम भी बोलते थे. तो तीन कथिया सिस्टम क्या था? ये तो तीन कथिया, तीन मतलब 3 नंबर्स में 3 कथिया एक लैंड का पार्ट होता है. बेसिकली एक बीघा में 20 कथिया होता है. तो वो बोलते थे कि आप अपने एक बीघा में से 3 कथिया पे इंडिगो उगाओ, बाकी जितने भी आपको जो उगाना है उगाओ. इसके बदले वो पैसा भी अच्छा खासा देते थे. लेकिन जर्मन साइंटिस्ट ने इंडिगो डाई की जो आर्टिफिशियली बनती थी उसकी खोज कर ली थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इनसे ये लेना बंद कर दिया था. लेकिन जब बाद में वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो इस कैपेबल नहीं थे कि वो आर्टिफिशियल डाई को खरीद सके. तो उन्होंने फार्मर्स पे फिर से दबाव डाला कि वो उगाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे. तो जिसकी वजह से उन्होंने रिवॉल्ट करा, तो उन्हें पीटा गया फार्मर्स को और ज़बरदस्ती इंडिगो उगाया गया. फिर यहाँ पे आते हैं गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को, और वो काफ़ी सारी रिसर्च करते हैं और एक 4000 फाइल बनाते हैं सारी फार्मर्स की, और वो ब्रिटिशर्स को सबमिट करते हैं. ब्रिटिशर्स को जो उनकी रिक्वेस्ट होती है काफ़ी जेन्युइन लगती है, तो जिसकी वजह से वो इंडिगो कमीशन बैठाते हैं ये इंडिगो की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. जिसकी वजह से इंडिगो जो कमीशन होता है वो काम करता है, और ऑन 4 मार्च 1980 को चंपारण एग्रियन एक्ट पास होता है, जिसकी वजह से जो 3 कथिया सिस्टम होता है वो अबॉलिश कर दिया जाता है, और ये पूरी फार्मर्स की फ्रीडम होती है कि वो इंडिगो उगाना चाहते हैं कि नहीं उगाना चाहते. इसके बाद जो दूसरा केस आता है वो होता है खेड़ा का. खेड़ा में बेसिकली क्या हुआ था, 1899 में एक अकाल आया था खेड़ा में, जिसकी वजह से जो मोस्टली जो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो गई थी, और जो भी फार्मर्स है वो बहुत गरीब हो गए थे. आधे से ज़्यादा फार्मर जो हैं अपना खेड़ा को छोड़ के चले गए थे, और जो थे वो भी बहुत गरीब थे. तो इसकी वजह से 1918 में एक और बहुत भयानक बीमारी फैलती है जिसका नाम होता है प्लेग, जिसकी वजह से 17,000 जो खेड़ा के लोग होते हैं वो मारे जाते हैं. लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स अपनी जो रिपोर्ट होती है उसमें ये बताते हैं कि जो वेजिटेशन है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है, सबका वेजिटेशन एकदम अच्छे से चल रही है. तो जो लगान एक टैक्स होता था जो फार्मर्स को देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, वो दुगना हो जाएगा. उन्हें वो जो लगान है वो दुगना देना पड़ेगा. लेकिन जो रियल हालात थी वो तो कुछ और ही थी. तो जिसकी वजह से गांधी जी आए, उन्होंने फिर से रिपोर्ट्स बनाई और वो दी. लेकिन इस बार जो है ब्रिटिशर्स ने वो रिपोर्ट्स जो है वो नेगलेक्ट कर दी. तो गांधी जी ने सारे अपने फार्मर्स से बोला कि आप इन्हें लगान मत दो. लेकिन सारे फार्मर्स ने बोला कि अगर हम इन्हें लगान नहीं देंगे तो हमारी ये ज़मीन छीन लेंगे, हमें मारेंगे पीटेंगे. लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपना सत्याग्रह का आइडिया दिया कि अगर आप सत्य हो, आपकी बात में दम है और आप झूठ नहीं बोल रहे हो, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है. काफ़ी समय तक ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स पे अत्याचार किया, लेकिन उन्होंने फिर भी पीसफुली प्रोटेस्ट किया. एट द एंड आके फाइनली ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया, वो 1917 और 1918 में फार्मर से कोई भी लगान नहीं लेंगे. सो यहाँ पे एक और बार सत्याग्रह की जीत होती है. लास्ट टाइम जो रीजनल सत्याग्रह वो हुआ था अहमदाबाद में.
जैसा कि मैंने बताया कि प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग फैलने की वजह से जो लोग थे वो पलायन कर रहे थे और स्टेट्स में, तो उन्हें रोकने के लिए जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने उन्हें बोनस देना शुरू कर दिया वर्कर्स को, करीब 80% का। सो जैसे ही वो प्लेग ख़त्म हुआ उन्होंने वो 80% का जो बोनस था वो कम कर दिया। तो वर्कर्स ने इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट किया कि हाँ, आप अगर प्लेग का बोनस नहीं दे रहे हो तो लेकिन जो इन्फ्लेशन हुई है उसका हमें बोनस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से गांधी जी आते हैं और वो फिर से अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं और वो रिपोर्ट्स में ये देखते हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर का नुकसान हुआ है, कितनी इन्फ्लेशन हुई है, और जिसके हिसाब से वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मिल ओनर्स के अगेंस्ट बोलते हैं कि आपको इन्हें 30% बोनस तो देना ही होगा। फिर से ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं और एट दी एंड जब मिल ओनर्स को ये पता लगता है कि सब प्रोटेस्ट पे हमारा काम रुक जाएगा, तो वो उन्हें 30% इन्फ्लेशन के साथ उन्हें बोनस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी सत्याग्रह की जीत होती है। यहाँ पे हमने अब सत्याग्रह समझ चुके हैं, हमें आइडिया हो चुका है कि सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह कैसी सोच है, सत्याग्रह में क्या क्या है। जो सत्याग्रह के ऊपर जो पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिल्ड हुआ है, अब हम वो देखेंगे सत्याग्रह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे इंप्लीमेंट किया गया। इसके बहुत सारे कारण थे। जैसे जो सबसे पहला कारण, जो सबसे मेन कारण है वो है कि जब 6 अप्रैल 1919 को जो महात्मा गांधी ने वो सत्याग्रह रॉलेट एक्ट लागू करते हैं, जिसमें यही था कि वो प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुली रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था कि ब्रिटिशर्स हमारे किसी भी लीडर को जेल में बंद कर सकते थे, लेकिन वो 2 साल तक के लिए कोई भी ट्रायल नहीं होगा उनका, मतलब वो 2 साल के लिए उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो इसके अगेंस्ट वो अपना सत्याग्रह रॉलेट एक्ट लॉन्च करते हैं। लेकिन जो पीपल्स थे वो काफ़ी ट्रेन नहीं थे, जिसकी वजह से इस जो प्रोटेस्ट होते हैं उनमें काफ़ी हिंसा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो पुलिस उन पर फायरिंग कर दी थी, और जब वो फायरिंग करती है तो काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं, जिसका हेड बनाया जाता है जनरल डायर को। जब ये मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ था जिसमें एक जगह पे 4 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते थे। अगर वो इकट्ठे होंगे तो ब्रिटिशर्स के पास ये पूरा राइट था कि वो उन्हें वहीं पे शूट कर सकते हैं। तो जब ये मार्शल लॉ लगा दिया गया था, वहीं उसी टाइम जलियांवाला बाग में बसंत का मेला बनाया जा रहा था। वहाँ पे कई मासूम लोग आए थे जो बस बसंत का मेला को एंजॉय करने आए थे, वहाँ पे मनाने आए थे। लेकिन ऑन 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर उस जलियांवाला बाग में इन्वेड करता है, और ये ना जानते हुए कि वहाँ पे मेला चल रहा है वो सब पे गोलियाँ चलाने का ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। जलियांवाला बाग की वजह से काफ़ी सारे जो हिंदूज थे वो उनमें गुस्सा आ जाता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये तो हो गया हिंदू की बात। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 में जब ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ब्रिटिशर्स ने फाइट करी थी और उनके खलीफा महमद 5th को हरा दिया था, तो जिसकी वजह से जो मुस्लिम थे वो काफ़ी गुस्से में थे, और मोहम्मद अली और शौकत अली जो हैं उन्होंने खलीफत कमेटीज़ का फॉर्म किया और वो भी गांधी जी के साथ आ गए। गांधी जी ऑन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के ऊपर गांधी जी का क्या कहना था? गांधी जी ने अपनी बुक स्वराज में ये लिखा था कि ब्रिटिश का जो रूल है वो हमारे कॉर्पोरेशन की वजह से चल रहा है। अगर हम उनके साथ कॉपरेट करना बंद कर दे तो उनका रूल भी हमारे ऊपर से कोलैप्स हो जाएगा, वो हम पे रूल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपनी स्वराज बुक में ये भी बताया कि कैसे ये मूवमेंट बनेगा। उन्होंने बोला कि हमें अपने जो गवर्नमेंट से हमें टाइटल मिले हैं वो हमें त्यागने होंगे, हमें स्कूल जाना बंद करना होगा, उनके सामान खरीदने बंद करने होंगे, तभी ये होगा। हाउ मूवमेंट इम्प्लीमेंटेड। इन कैलकाता सेशन 1920 सितंबर में जो गांधी जी ने पहली बार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आइडिया रखा, लेकिन इसमें से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो जैसे बड़े लीडर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्हें इलेक्शन का बॉयकॉट करना था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम इलेक्शन का बॉयकॉट कर देंगे तो जो हमारी पावर्स हैं वो भी चली जाएंगी हमारे हाथों से, और जैसे जो पास्ट इंसिडेंट्स रहे हैं उनकी वजह से अगर फिर से रिवॉल्ट हुआ तो हमारे ऊपर फिर से बैकलैश मिल सकता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन फिर काफ़ी सारी सुनवाई के बाद ये तय हुआ कि इन नागपुर सेशन 1922 दिसंबर फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो लगा दिया जाएगा। तो इन 1920 नागपुर सेशन में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स इन टाउन।
मैनी जो लोग थे वो स्वराज को अपने अपने तरीके से ले रहे थे। काफ़ी ने जो बेसिकली जो मिडिल क्लास का रोल था वो यही था कि बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया। ये फॉरेन गुड्स बायकॉट कर दिए गए, लिक्वर जो सबने दारू पीना बंद कर दिया, और जो इंपोर्ट टैक्स था वो 102 करोड़ से 57 करोड़ आ गया। तो इकोनॉमिक पे एक बहुत बड़ा असर पड़ा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद। नॉन कोऑपरेट मूवमेंट कंट्री साइड में कैसा हुआ, सबसे पहले हम बात करेंगे अवध की। अवध में जो बाबा रामचंद्र ने ये जो मूवमेंट है वो लेड किया। उन्होंने इस मूवमेंट को तुगलक्स और जो ज़मींदार होते थे जो ब्रिटिशर्स के बेसिस पे हमसे टैक्स लेते थे उनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, और ये काफ़ी वायलेंट भी हो गया था आगे चल के। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ अवध किसान सभा भी बनाई, जिसके बेसिस पे जो लोग हैं वो तुगलक्स के खिलाफ, ज़मींदार के खिलाफ रिवॉल्ट करते थे। इसमें जो ट्राइबल की बात आती है उसमें हम बात करेंगे अलूरी सीताराम राजू के बारे में, जिन्होंने उसके खिलाफ गोरिल्ला टेक्निक से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करी। इनके खिलाफ काफ़ी सारी बातें थी, जैसे कि इनके पास स्पेशल पावर है, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, ये भगवान के अवतार हैं, ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें इनके लिए बोली जाती थी। और ये गांधी जी के भी बहुत बड़े सपोर्टर थे कि स्वदेशी अपनाओ, ड्रिंकिंग मत करो। लेकिन ये एक चीज़ जो गांधी जी से की बात नहीं मानते थे वो थी वायलेशन, कि हमें अगर आज़ादी चाहिए तो हमें अहिंसा करनी पड़ेगी। एनसीएम। अब हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लांटेशन फील्ड में। जो प्लांटेशन फील्ड की हम बात करते हैं उनके लिए स्वराज क्या था, उनके लिए फ्रीडम क्या थी। उनके लिए फ्रीडम बस इतनी ही थी कि उन्हें टाइम पे वेजेस मिल जाए अपने, और वो फ्रीली मूव कर सके अपने जहाँ से वो आए हैं। लेकिन उन्होंने गांधी जी के बिहाफ पे ये जब करने की ट्राई करी, वो प्लांटेशन फील्ड से बाहर निकले, तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में ये एक एक्ट साइन करवाया गया था वर्कर से कि वो अपनी जो वर्क फील्ड को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। तो लेकिन उन्होंने इसका उल्लंघन किया, वो बाहर गए गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से, लेकिन उन्हें मारा गया और वापस वहीं लाके डाल दिया गया। एनसीएम इसमें कुछ नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे साइन हो चुका था पहले ही। अब एनसीएम एंड कैसे हुआ। ऑन 2 फेब 1929 भागवत अहीर एक प्रोटेस्टर थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे चौरी चौरा में हाई टैक्सेस के खिलाफ। लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। जब उनके सपोर्टर ये डिमांड करने लगे कि उन्हें छोड़ दो, पुलिस ने उन पर फायरिंग करी, और जब फायरिंग करते जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई। उन्होंने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। उसमें 22 से 23 जो पुलिसमैन थे वो वहीं जल के मर गए, जो इसकी वजह से जो गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची। उन्होंने 5 दिन का फास्ट भी रखा इन पुलिस वालों के लिए, और उन्होंने बोला कि अभी हमारे जो लोग हैं वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कॉल ऑफ कर लिया। थैंक यू।